हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही अहम मुद्दे को डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि इसी सप्ताह पिछले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की एक पीठ ने, जो अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में गठित हुई थी, उसने एक बहुत ही अहम फैसला देते हुए बेटियों को जन्म से ही पिता की संपत्ति में बराबर की हकदारी दे दिया, चाहे पिता उनके जन्म के बाद या जन्म के पहले ही क्यों न मर गया हो। दूसरे शब्दों, वो जब गर्भ में रही हो तभी उसका देहांत क्यों न हो गया हो, या जन्म के बाद उसका देहांत क्यों न हो गया हो, भले ही वे बालिग न हुई हों। तो ऐसी स्थिति में ये एक लैंगिक न्याय का शानदार उदाहरण है। इसे अब आगे समझिए। सर्वोच्च न्यायालय की एक 3 सदस्यीय पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 6 की व्याख्या करते हुए यह कहा कि बेटियों को उनकी पिता की संपत्ति में सहदायिक अधिकार यानी को पार्सेनरी राइट यानी बराबर की हिस्सेदारी होगी, भले ही संशोधन के समय उनके यानी अगर कई बेटियां हैं या उसकी अगर एक बेटी है, पिता जीवित हो या ना हो। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि बेटियां तो बेटियां ही रहती हैं, चाहे उनकी शादी हुई हो या ना हुई हो। उनके अनुसार बेटे शादी के बाद बदल जाते हैं। ये एक्चुअली जो हमारा जैविक दार्शनिक इतिहास रहा है, जिसमें कि बेटों को ज़्यादा आज़ादी मिलती रही है, फ्रीडम मिलती रही है, और उनको अपने हिसाब से खाने पीने और घूमने टहलने की आज़ादी देते रहे माता पिता, तो वो शादी के बाद भी उसी फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। आत्मिक सुख और इंडिविजुअल सुख के लिए उनको फ्रीडम की ज़रूरत होती है और वो माता पिता को बोझ समझने लगते हैं, जबकि बेटियां क्लोज्ड डोर में, क्लोज कांटेक्ट में माता पिता के पास रहने के कारण ज़्यादा इमोशनल होती हैं, और वो इस इतिहास में जो हमारा जैविक दार्शनिक इतिहास है उसके कारण वो माता पिता के करीब तब भी बनी रहती है जब उनकी शादी हो जाती है। तो यही टिप्पणी अरुण मिश्रा ने कहा। इसके पीछे एक्चुअली जो बायोलॉजिकल फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है इस रिलेशन का, उसको उन्होंने एक्चुअली उभारा है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला एक अपील पर सुनाई। इस अपील का जिक्र आगे किया गया है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले व सर्वोच्च न्यायालय के परस्पर विरोधी 2 फैसलों से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। इन सब का जिक्र आगे किया गया है। हमको पता है कि उपरोक्त संशोधित कानून 9/9/2005 से प्रभावी होता है। ये 2005 में जो संशोधित हुआ था, हम उसकी बात कर रहे हैं। हालांकि पहली बार यह 1956 में बना था, पंडित नेहरू के समय में जो हिंदू कोड बिल पारित हुआ था उसमें एक्चुअली 4 कानून थे। उसी में उत्तराधिकार भी एक था। शेष जो 3 थे उसमें एक पुनर्विवाह से संबंधित था, एक गार्डियनशिप से संबंधित था, और एक अन्य जो था वो भी वैवाहिक मसलों से ही संबंधित था। तो 1956 के दोषों को दूर करने के लिए इसका वर्ष 2005 में संशोधन किया गया था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि उपरोक्त धारा 6 को 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया था। इस धारा के द्वारा जीवित पुत्र या पुत्रों को उसके यानी अगर एक बचन है, अगर कई पुत्र हैं तो उनके पिता की संपत्ति का वारिस बनाया गया था, बाई वर्च्यू ऑफ सर्वाइवरशिप नॉट बाई वर्च्यू ऑफ दैट एक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर पुत्र जीवित है तो ऐसी स्थिति में शेष पुत्रों की भांति ही उसको संपत्ति में अधिकार होगा। ये जाहिर है, इसमें बेटियों का जिक्र न होने से उनके साथ अन्याय हुआ था। इसे ही वर्ष 2005 में, जाहिर है इसमें संशोधन की जरूरत थी, और उसी को ध्यान में रखते हुए 2005 में इसका संशोधन करके इस धारा 6 में उपवाक्य 1 जोड़ दिया गया था, जिसका इसमें जिक्र किया गया है। अब इससे ये हुआ कि लड़कियों को भी अपने पिता की संपत्ति में अपने भाइयों के बराबर हक मिलने लगा। दूसरे शब्दों में अब लैंगिक भेदभाव खत्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ भी एक झमेला पैदा कर दिया गया, वो ये कि इसको 9/9/2005 से लागू किया जाना था या लागू किया गया, और ये भी इसमें कह दिया गया था कि 9/9/2005 के बाद यदि पिता जीवित हैं तो उस दशा में लड़की को अपने भाइयों के बराबर अपने पिता की संपत्ति में हक होगा। अब इसमें यह तो नहीं कहा गया कि 9/9/2005 के पहले अगर पिता मर गए हैं या वो गर्भ में आई उसके बाद ही उनका देहांत हो गया तो ऐसी स्थिति में उसको संपत्ति नहीं मिलेगी। जाहिर है अब इसमें कोर्ट ने अपने सहूलियत के हिसाब से व्याख्या किया, या उस समय जो कोर्ट की समझ थी उसके आधार पर व्याख्या किया। तो प्रकाश बनाम फूलमतीवाद और दनम्मा बनाम अमरवाद, इससे रिलेटेड 2 केसेज हैं जिनका जिक्र यहाँ किया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग तरीके से चीजों को देखा। ये परस्पर विरोधी हो गए। एक 9/9/2005 के पहले से रिलेटेड था और एक 9/9/2005 के बाद से रिलेटेड था। दूसरे शब्दों में एक कहता है कि भाई अगर पुत्री के संपत्ति में अधिकार मांगने के समय
अगर पिता जीवित है तो उस दशा में उसको संपत्ति में अधिकार मिलेगा, और एक कहता है पिता रहे या ना रहे संपत्ति में उसको अधिकार होगा, क्योंकि यह अधिकार जन्म से उसको प्राप्त है, और जन्म के समय जैसी लड़की थी वैसे लड़का, दोनों बराबर हैं। अब आगे देखिए, अंततः नवंबर 2018 में जस्टिस सीकर, ये भी 2 न्यायाधीशों की ही पीठ थी, ऊपर भी जो हमने बताया पीठ वो भी 2 न्यायाधीशों की ही थी। जस्टिस सीकरी ने कहा भाई इस चीज को सेटल करने के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ बनाई जाए और इनके द्वारा इस मसले को हल किया जाए कि 9/9/2005 के पहले भी यदि पिता का देहांत हो गया है तो भी उसकी लड़की को उसकी संपत्ति में उसके भाइयों के बराबर ही हक मिलेगा। तो इसको अंततः आज की डेट में इसको हल किया गया, यानी पिछले मंगलवार को हल किया है। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा मुकदमे का नाम है, याद रख लीजिए। और इसमें साफ कर दिया गया है कि पिता की मृत्यु चाहे 9/9/2005 को हुई हो या 9/9/2005 के बाद हुई हो, 9/9/2005 के पहले हुई हो, यानी 1956 के बाद कभी भी उसका देहांत हुआ हो या ना हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की को उसकी संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा, उसके भाइयों के बराबर, यानी पिता के बेटों के बराबर। और ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, लैंगिक न्याय का शानदार उदाहरण है, इसमें देखिए लिखा भी हुआ है। अब आइए कुछ चीजों की व्याख्या हम लोग कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, हिंदू वंशावली पिता से शुरू होती है और ये 3 पीढ़ी तक इसको काउंट किया जाता है। इसी को अंग्रेजी में प्रोपोसिटस कहते हैं, जो यहाँ दिया हुआ है। और सहदा यानी संपत्ति में बराबर की हकदारी के लिए इस पीढ़ी को कंसीडर किया जाता है। आगे देखिए, को पार्सेनर किसको कहते हैं, सहदाय किसको कहते हैं, इसकी भी व्याख्या की गई है। यानी को पार्सेनरी राइट्स यानी सहदाई जो अधिकार होता है उसमें सहदाय कौन होता है, वह व्यक्ति होता है जिसका पिता की किसी संपत्ति में जन्म से ही अधिकार होता है। जाहिर है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 की धारा 6(1) जन्म से ही बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों को बराबर अधिकार देता है। साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि 9/9/2005 के बाद यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो भी उसकी बेटी उसकी संपत्ति में अपने किसी भाई के बराबर हकदार होगी। अब ये जो विसंगत इसमें है, आप समझ रहे होंगे कि 9/9/2005 के पहले की स्थिति क्या होगी, इसको अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट व्याख्या तभी करता है जब कानून में कोई चीज गोल मटोल कही गई हो। 9/9/2005 के पहले की स्थिति का अगर स्पष्ट उल्लेख कर दिया होता इस कानून में तो सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या नहीं करता। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ, अब ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, यानी 1956 से जब ये कानून पहली बार बना था तब से लड़कियों को बराबर का हक दे दिया उनकी पिता की जागीर में, संपत्ति में, चाहे उस समय जब संपत्ति का वो दावेदारी करती हैं तो उस समय उनका पिता जीवित है हो या ना हो।